तो देखिए बच्चे, अपन ने अभी जो पीछे वाला लेक्चर किया था उसमें एक बात रह गई, उसको मैं अपडेट कर देता हूँ ताकि आपकी क्लियरिटी आ जाएगी। मैं अभी एक टॉपिक ले रहा हूँ और उसको 360 डिग्री पे करवाऊँ, तो नेक्स्ट जब क्वेश्चन आएगा तो टाइम लगेगा ही नहीं, राइट। तो देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे कि कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, राइट। तो स्केल जब बात है तो आप सब जानते हो, जहाँ दोनों फैक्टर वेरी करते हैं वहाँ की बात है। लेकिन हमने तो अभी क्या पढ़ा है, सिंगल फैक्टर यानी टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे थे। तो हमने बेसिकली फंडामेंटली दो तरह का टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा। पहला कौन सा, जिसमें सिंगल फैक्टर वेरी करे। अब जो पढ़ेंगे उसके अंदर क्या, जिसके अंदर दोनों फैक्टर वेरी करे, राइट। तो इस क्वेश्चन में, और जो पीछे मैंने फोकस किया था जिस बात पे आपको मैं बता रहा था कि डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर जो लग रहा है उसके पीछे फिक्स फैक्टर की प्रॉब्लम है, ना कि लेबर जो लग रही है उसकी साइड से। क्योंकि लेबर को तो हम होमोजीनियस मान रहे हैं कि सब लेबर सेम है, वो आप ध्यान से सुनिएगा। इसलिए अभी भी जब आप आगे वाला क्वेश्चन अभी रिटर्न टू स्केल पढ़ेंगे यानी दोनों फैक्टर वेरिएबल पढ़ेंगे, तब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और उस जो नोट्स मैंने दिया है पिछले वीडियो का, उसका नोट्स पढ़ोगे तो मैंने यहाँ पर उसमें मेंशन किया हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे कि जैसे हमारा यूटिलिटी फंक्शन होता है, उसको यूटिलिटी कितनी मिलेगी वो मेज़र करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए अलग अलग कार्डिनल, ऑर्डिनल और रिवील्ड प्रेफरेंस है। लेकिन इनपुट डालने से आउटपुट कितना डलेगा वो तो डायरेक्टली मेजरेबल है। तो ये तो क्लियर हो गया ना। मैं इसके ऊपर अभी फोकस कर रहा हूँ, फैक्टर आर होमोजीनियस। इसलिए मैंने आपको फोकस किया था उस पीछे वाले लेक्चर में कि ये जो फैक्टर इनपुट है वो आपका होमोजीनियस है, लेकिन डिमिनिशिंग फैक्टर किस वजह से आ रहा था, फिक्स फैक्टर के ऊपर क्राउड हो जाने की वजह से। तो हम बार बार फोकस फिक्स फैक्टर पे दे रहे थे, राइट। इसलिए ये भी हो गया, राइट। और टेक्नोलॉजी पर मैंने वहाँ भी फोकस किया, हालांकि ये क्वेश्चन रिटर्न टू स्केल का है, फैक्टर का नहीं है, लेकिन दोनों कंसेप्ट लगभग उसी तरह से वर्क करेंगे, राइट। तो अभी मैं लेक्चर के अंदर जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो आपको ध्यान होगा कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो फर्स्ट आपका जो पीछे वाला लेक्चर है उसका अगर नोट्स देखोगे तो उसके फर्स्ट स्लाइड पे ये है, देखिएगा। जस्ट एक मोमेंट, ये वाला, ये अगर आप देखेंगे तो जस्ट एक मोमेंट यहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये वाला हमने ख़त्म कर लिया, शॉर्ट रन, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, ये दोनों पढ़ लिए, स्टेजेस वगैरह। अब हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग रन, टू फैक्टर। तो लॉन्ग रन के अंदर पहले आप ये पढ़ेंगे, लॉन्ग रन में दोनों फैक्टर वेरी करेंगे लेकिन दोनों सब्स्टिट्यूट रहेंगे, एक बार बदलेंगे एक की जगह दूसरे को, तो हमारा बनेगा आइसोक्वेंट, राइट। फिर हम क्या करेंगे, दोनों फैक्टर वेरी तो करेंगे लेकिन दोनों को इंक्रीज करेंगे, तो हमारा आइसोक्वेंट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये दो लॉन्ग रन के दो सेक्शन हम बना रहे हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन वाला यानी कैपिटल भी बदले और लेबर भी बदले, लेकिन यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं था शॉर्ट रन में ना, तो यहाँ कैपिटल भी बदले और लेबर भी बदले, फिर दोनों को इंक्रीज या डिक्रीज करें। तो पहले आप ये करेंगे तो उससे हमारा क्या आएगा, MRTS पढ़ेंगे, नेगेटिव स्लोप पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको करवाऊंगा इस लेक्चर में नहीं, इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको करवाऊंगा एक्सटर्नलिटीज़ के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव जितनी टाइप की एक्सटर्नलिटीज़ है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा बाद में। और उसके बाद के अंदर जो मैं आपको करवाऊंगा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो ये वाला लेक्चर होगा, राइट। उसके बाद में मैं आपको करवाऊंगा कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होगा, CES प्रोडक्शन फंक्शन होगा, लियोंटे प्रोडक्शन फंक्शन होगा, राइट। देन मैं मूव करूँगा कॉस्ट के ऊपर। तो आपके इतने सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, जो एक बार करवा दिया उसे क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने वाले, राइट। तो करते रहिएगा, एक महीने में इतना कवर हो जाएगा, आप देखिएगा। देन आज के लेक्चर में दिस 2 पॉइंट, देन रिटर्न टू स्केल, डेफिनेटली ये तो करना ही है। और इनके अंदर हम प्रैक्टिकली भी बात करेंगे कि रियल लाइफ में इंक्रीजिंग लगेगा, डिक्रीजिंग लगेगा या कांस्टेंट लगेगा, ये भी मैं आपको इंसाइटफुल तरीके से बात करूंगा, राइट। सो इस लेक्चर को प्रॉपरली पूरा सुने एंड एंजॉय करें, और उसके बाद में मॉक टेस्ट को दें उसके अंदर, राइट। और फिर देखें, और अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस में प्रॉब्लम रहती है या कभी कभार कोई क्वेश्चन मिस्टेक लगता है आंसर, तो आप वहीं ऐप के अंदर मैसेज कर सकते हो। मैं रोज़ रात को 8 से 9 बजे के बीच में आपको हर क्वेश्चंस का रिप्लाई दूंगा, राइट। सो अब चलते हैं आप। अच्छा, मैं एक बात आपको बतानी है, पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको एक बात पे फोकस डाला था कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता रहेगा। अब आप मेरे को ये कहोगे
कि सर आप हमें क्वेश्चन पे फोकस करवाओ ना, हमें तो एग्ज़ाम क्रैक करना है। इट्स ओके, एग्ज़ाम क्रैक करना है, लेकिन मैं किस पे फोकस कर रहा हूँ आप थोड़ा समझें। मैं आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कर रहा हूँ, जहाँ से इकोनॉमिक्स वर्क करना स्टार्ट करती है। उसके बाद में अगर किसी तरह का क्वेश्चंस आ गया तो आपसे रुकेगा नहीं। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था फुरकान, तो वो अभी आइज़र में पीएचडी कर रहा है मोहाली से। तो वो एक बात कहता था मेरे को कि सर मैं तो क्लास सुनने आता हूँ, क्योंकि क्लास सुनने से जितनी बातें होती हैं वो एग्ज़ाम में आ जाती है। तो बच्चे इम्पोर्टेंस सिर्फ क्वेश्चंस की नहीं है, नो डाउट हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, बट जो इम्पोर्टेंस है हमारे साथ में वो जो जो बातें मैं आपको जो कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं बेस में जा रहा हूँ, आपको कॉस्ट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ ना कि प्राइस के ऊपर, तो इस तरह से समझे। राइट, अब आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो जो बात है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक देखिएगा, जो मेरे स्टूडेंट है ऑफलाइन क्लास के मेरे स्टूडेंट इस तरह से काम करते हैं कि हमने यूएस के लेबर स्टैटिस्टिक्स ऑफ ब्यूरो की वेबसाइट पे जा करके 1948 से 2022 तक के डेटा अवेलेबल है, हर साल मिलते हैं। तो हमने ये देखा कि वहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ी और इनकम कैसे बढ़ी है। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये रिग्रेशन लाइन फिट की गई एग्जैक्टली। तो यहाँ लेबर प्रोडक्टिविटी, आउटपुट पर कैपिटा, राइट। मैं सोलो मॉडल में आपको डिटेल से करवाऊँगा सारे टेस्ट, यहाँ पर ये फिट हुआ है मॉडल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, राइट। देन हमने उसको ब्रेक डाउन करके भी देखा है, आप देख सकते हो। तो अल्टीमेटली ये बच्चे क्लास में मैं डिस्कस करता था उसको लगा देते हैं कि वंस वन स्टार्ट टू थिंक अबाउट प्रोडक्टिविटी, इट इज़ हार्ड टू थिंक एनीथिंग एल्स, राइट। क्योंकि प्रोडक्टिविटी की है वो इनोवेशन से आती है, तो यूएस ने कंसिस्टेंटली उसको इम्प्रूव किया है। सो इतना लेक्चर हमारा कवर हो गया, ये दिखाना आपको रह गया था, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, देखिएगा, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन बी। ए तो हम पढ़ चुके हैं प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि वो तो सिर्फ जो ए प्रोडक्शन फंक्शन था वो हमारा सिंगल फैक्टर वेरी करता था, राइट। उसमें स्टेज बने थे, राइट। और अब हम पढ़ रहे हैं जिसमें दोनों फैक्टर वेरी करेंगे, राइट। तो फिर आप ये भी मेरे से पूछ सकते हैं कि सर क्या डबल फैक्टर के अंदर भी स्टेज बन सकते हैं? यस, डबल फैक्टर में भी स्टेज बनते हैं, लेकिन मैं उसका वीडियो अलग से डालूंगा, अभी नहीं, ठीक है। अभी मैं आपके बेसिक फंडामेंटल पे फोकस करूंगा, क्योंकि आगे वाला जब मैं डबल दोनों फैक्टर जब वेरी करेंगे और आइसोइक्वेंट बनेगा, तो उसके ऊपर जब मैं स्टेज बनाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कन्वेक्सिटी और स्ट्रिक्टली कन्वेक्सिटी और कनकेव क्या होता है। वहाँ से आपको इंसाइट क्लियर हो जाएगा, वो आगे जाने से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में है नेट के वो, राइट। देखिएगा, देखो, फर्म जो थी वो एकदम डिमांड बढ़ी। पीछे वाला क्वेश्चन आपा किया उसके अंदर कि एकदम प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, बिस्किट की डिमांड बढ़ जाती है, तो फर्म जो होती है वो जस्ट लेबर को बढ़ा सकती है, दूसरे फैक्टर को नहीं बढ़ा सकती। लेकिन आपने वहाँ देखा फिक्स फैक्टर होने की वजह से लेबर बढ़ाया गया, तो फिक्स फैक्टर पे क्राउड होने की वजह से डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर स्टार्ट हो गया। डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर जब स्टार्ट हो जाता है तो आपको इंक्रीजिंग कॉस्ट लगती है, आप जानते हैं सब। क्योंकि जब डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, फैक्टर पे रिटर्न कम हो रहा है तो इसका मीनिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। मैं आपसे पहले बात कर चुका हूँ, प्रोडक्टिविटी गिर रही है तो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो आपकी कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। तो फर्म के सामने एक प्रॉब्लम है कि फर्म ये चाह रही है कि मैं दोनों फैक्टर को वेरी करूं, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो वो टाइम अब हो गया है, यानी पहले वाले लेक्चर में नहीं हुआ था, उतने के बाद में ये टाइम आ गया कि फर्म अब दोनों फैक्टर को वेरी करवाएगी। ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि फर्म कॉस्ट को कम करना चाहती है। मैं आपको एक ही बात बता चुका हूँ, जब कम्पिटेटिव स्ट्रक्चर होता है तो कोई भी फर्म प्राइस बढ़ाना नहीं चाहती, गिराना चाहती है। और प्राइस गिरता है कॉस्ट के गिरने से, और कॉस्ट गिरती है प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी की बढ़ने की वजह से। क्लियर? सो अब हम फोकस करते हैं कि फर्म जो है वो दोनों फैक्टर को चेंज कर रही है। जब दोनों फैक्टर को चेंज करे तो यहाँ हम बोलते हैं कि फर्म का स्केल चेंज हो रहा है। जब सिंगल फैक्टर को चेंज करे तब हम बोलते हैं कि फर्म की इंटेंसिटी चेंज हो रही है, एक फैक्टर की इंटेंसिटी, राइट। तो अब देखिएगा, अब हम जो बात करेंगे दोनों फैक्टर टू फैक्टर वेरिएशन की।
राइट। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उस पर हम फोकस करेंगे, राइट। देखिएगा, जब हमारे पास दो फैक्टर वेरी करे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, राइट। पहले हम बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप रखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है दोनों फैक्टर वेरिएशन को समझने का कि क्यू को फिक्स कर लो कि क्यू फिक्स रहना है। तो हम दोनों फैक्टर को इस तरह से चेंज करें, दोनों फैक्टर को इस तरह से चेंज करें कि क्यू सेम रहे, राइट। फिर हम क्या करेंगे, दोनों फैक्टर को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो क्यू बदल जाएगा, राइट। तो देखिएगा, मैं आपको बिल्कुल ही पहले सिंपल तरीके से लेके चलूँगा, फिर मैं आपसे आगे उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करता रहूँगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। सपोज करें कि मैंने यहाँ लेबर ले ली, यहाँ कैपिटल ले लिया, ठीक है। और कोई भी जो आपके मन करे, जितना आपका मन करे, ये कैपिटल और ये लेबर ले लिया मैंने। सपोज लेबर ले लिया मैंने 1 और कैपिटल ले लिया मैंने 1 और ये पॉइंट आ गया, ठीक है। या 5 ले लीजिएगा, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ये 5 और ये 5 ले लिया और यहाँ पर कोई प्रोडक्शन आ गया और उस प्रोडक्शन का नाम हमने दे दिया कि 10 आया है, राइट। अब हमें कैपिटल और लेबर को इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना है कि जो टोटल आउटपुट है वो कांस्टेंट रहे। क्लियर है ये बात? ठीक है। देखिएगा, हम क्या करते हैं कि एक फैक्टर को बढ़ा देते हैं, देखते जाएं बिल्कुल आप, ये 6 कर दिया, राइट। और इस फैक्टर को एक ही गिरा देते हैं, 4 कर दिया, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई ना, बिल्कुल, राइट। और सपोज करो प्रोडक्शन भी सेम रहा, प्रोडक्शन भी सेम रहा है, तो ये बन गई स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गई ये बात? अब देखो, इन दोनों, यहाँ भी सेम प्रोडक्शन, यहाँ भी सेम प्रोडक्शन, तो जो फर्म है वो चाहे तो यहाँ पैदा कर सकती है, चाहे तो वो यहाँ पैदा कर सकती है, दोनों जगह से कहीं पैदा कर सकती है, राइट। यानी फर्म के लिए एक तरह के आइसोक्वेंट बन गया। तो इन दोनों को जब आपने करव को मिला दिया तो यहाँ भी क्वांटिटी सेम, यहाँ भी क्वांटिटी सेम, तो आइसो क्वेंट आप सब जानते हैं, आइसो का मीनिंग इक्वल, क्वांट का मीनिंग क्वांटिटी, क्वांट बन गया। लेकिन अब एक बात देखें, ध्यान से सुने, यहाँ पर आपने ए को बढ़ाया यानी लेबर को ज़्यादा लिया, राइट, और कैपिटल को कम किया, तो टोटल आउटपुट सेम रहा। तो इसका मीनिंग मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक लेबर ने जितना लेने से आउटपुट बढ़ा, उतना ही एक लेबर के गिरने से आउटपुट गिरा। यानी क्या कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल की दोनों जगह सेम रही, राइट। इस तभी तो टोटल प्रोडक्शन सेम रहा है ना, 10 का 10। जैसे एक लिया तो इसकी वजह से सपोज करो कि 2 क्वांटिटी बढ़ी, राइट, तो एक छोड़ा तो 2 घटी, तभी तो 10 रहा ना पूरा का पूरा, राइट। लेकिन एक बात हम पढ़ के आए हैं कि जब एक फैक्टर को आप ज़्यादा करते जाते हो और इवन दूसरे फैक्टर को आप सेम भी रख रहे हो, तो भी मार्जिनल जो आउटपुट है वो गिरेगा, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उस लेबर की गिरेगी। पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा ना। इसी तरह से, और इवन यहाँ तो आप दूसरे फैक्टर को यानी कैपिटल को सेम नहीं रख रहे हो, कैपिटल को कम कर रहे हो और दूसरे को बढ़ा रहे हो, तो ये निश्चित हो गया कि कैपिटल कम हो गई, लेबर फिर भी बढ़ा रहे हो, तो जो मशीनरी है वो ओवर क्राउडेड हो रही है, तो डेफिनेटली कि लेबर पे रिटर्न क्या होगा, गिरेगा। तो यानी डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर लगेगा ही लगेगा अगर आप लेबर को बढ़ाओगे तो। क्लियर हो गई? इसी तरह अगर आप लेबर को फिक्स रखते हो और कैपिटल बढ़ाते जाते हो तो भी गिरेगा, क्योंकि लेबर ओवर क्राउडेड हो जाएगी। तो यहाँ तो अगर आप ऐसे समझो कि लेबर को आप कम कर रहे हो और इसको अगर बढ़ा रहे हो तो भी कैपिटल पे भी डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर लगेगा। तो यहाँ तो एक बात तो क्लियर हो गई कि डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर लगना तो तय है, राइट। तो अब देखिएगा, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर का मीनिंग होता है जितना ज़्यादा फैक्टर आप लेते जाते हो उतनी ही प्रोडक्टिविटी गिरती जाएगी। तो देखो, अब नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट एक और लेबर लिया, राइट। अब आपको ये बात याद रखना है कि जब 5 से 6 लेबर लिया तो यहाँ एक लेबर बढ़ाया तो एक कैपिटल कम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की और कैपिटल की बराबर थी उस टाइम, राइट। अब क्या करते हैं कि एक लेबर और लिया तो लेबर की प्रोडक्टिविटी गिर गई, राइट, लेबर की प्रोडक्टिविटी गिर गई। क्लियर हो गया? तो एक लेने से जितनी गिरी है तो आप
कैपिटल का ए कम नहीं करोगे, क्योंकि कैपिटल कम हो रही है, तो जो कम हो रही होती है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही होती है, ज़्यादा हो रही होती है। अपन ने ये पढ़ा ना अभी कि अगर ज़्यादा लोगे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिरेगी, इसका मीनिंग कम हो गया कि वापस आओगे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। यस, ठीक है। तो इसका मीनिंग है कि कैपिटल आपके पास कम हो चुकी है, 4 हो चुकी है, तो अगर आप उसके अंदर और कम करोगे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो हम कितना छोड़ें कैपिटल का कि टोटल प्रोडक्शन सेम रहे, हमें तो आइसोक्वेंट बनाना है। तो आप ये कहोगे जी अब की बार आधा ही छोड़ो, यानी यहाँ पर आपने कर दिया 3.5, तो ये पॉइंट बन गया। अब देखो मैं इस ग्राफ बनाता हूँ, ये देखो, यानी क्या हुआ, ये ग्राफ मूव कर गया, क्या हुआ, बेंट कर गया, राइट। इसका मीनिंग ये बात क्लियर हो गई कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है फैक्टर की, वो नंबर ऑफ यूनिट उस फैक्टर की कितनी यूज़ करें, नंबर ऑफ यूनिट किसकी, ऑफ दैट फैक्टर, यानी कि उस फैक्टर की कितनी यूनिट यूज़ करें उस पर डिपेंड कर रही है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। क्लियर हो गई, क्लियर है ना ये बात। यस, अब देखिएगा ध्यान से, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं कि ठीक है, हमारे समझ आ गया कि इसका मीनिंग सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो एक बात ये समझना पड़ेगा कि हम ये जो ए पॉइंट है, बी है, सी है, ए से बी पे आए, राइट, ए से बी पर हम आए, तो हमने क्या किया कि इसको हमने ज़्यादा किया तो हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ा, ये क्लियर हुई। तब हमने क्या किया कि कैपिटल का कम किया ताकि हमारा टोटल प्रोडक्शन सेम रहे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि लेबर का ज़्यादा ले रहे हो तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इसका मीनिंग लेबर का रोल क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव रोल है ना प्रोडक्शन में। और कैपिटल कम कर रहे हो तो प्रोडक्शन घट रहा है, तो इसका मीनिंग कैपिटल का भी रोल क्या है, पॉजिटिव। अरे भाई कोई आदमी आपको अच्छा लगता है तो आपके पास आए तो आपको अच्छा लगे, और दूर जाए तो बुरा लगे, इसी का यही मीनिंग है ना कि वो अच्छा वो पॉजिटिव है, राइट। तो इसका मीनिंग कैपिटल कम होने से प्रोडक्शन गिर रहा है, तो इसका मीनिंग कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल की क्या है, पॉजिटिव, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की भी क्या है, पॉजिटिव। अब दोनों जब पॉजिटिव है और आपको आउटपुट रखना है सेम, दोनों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव है और आपको आउटपुट रखना है सेम, क्योंकि आइसोक्वेंट बनाना है, तो डेफिनेटली अगर आप एक का ज़्यादा करोगे तो दूसरे का कम करना ही पड़ेगा आउटपुट सेम रखने के लिए, आइसोक्वेंट बनाने के लिए। क्लियर हो गई। इसका मीनिंग करो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड आ गया। तो पहली बात कि आइसोक्वेंट डाउनवर्ड क्यों होता है, आइसोक्वेंट डाउनवर्ड इसलिए होता है कि दोनों की मार्जिनल, दोनों फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, पॉजिटिव। जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव है तो एक को ज़्यादा लोगे तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, इसका मीनिंग सब्सटीट्यूशन एग्जिस्ट करेगा। रस तो आइसोक्वेंट डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि बोथ फैक्टर आर सब्सटीट्यूटेबल, दोनों फैक्टर सब्सटीट्यूट है एक दूसरे के साथ में। तो चाहे तो ये बोल दो कि आइसोक्वेंट डाउनवर्ड इसलिए हैं कि दोनों फैक्टर सब्सटीट्यूट हैं, या एकदम और गहरा जाओ तो सब्सटीट्यूट क्यों है, क्योंकि दोनों फैक्टर पॉजिटिव है। तो अपने आप में एक बार बोल के देखो आप, आइसोक्वेंट डाउनवर्ड क्यों है, इसी स्टेटमेंट में आंसर है। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, आइसोक्वेंट जो है वो डाउनवर्ड क्यों है, राइट। आइसोक्वेंट डाउनवर्ड क्यों, इसी स्टेटमेंट में ही आंसर है। एक आपने लिखा आइसोक्वेंट यानी जहाँ पर आउटपुट सेम है, और डाउनवर्ड गिवन है कि डाउनवर्ड क्यों, डाउनवर्ड है तो क्यों है, डाउनवर्ड होने का मीनिंग एक का ज़्यादा लोगे तो दूसरे का कम लेना पड़ेगा, राइट। और ये कह दिया कि आउटपुट क्या रह रहा है, सेम। तो तीन कंडीशन है, एक तो सेम आउटपुट रह रहा है, एक का छोड़ रहे हो दूसरे का ले रहे हो तभी डाउनवर्ड है। तो इसका इतना ही मीनिंग निकल के आता है कि दोनों गुड क्या है, गुड है, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, पॉजिटिव है दोनों फैक्टर की, राइट। तो दोबारा से देखो इसको बोल करके, आइसोक्वेंट डाउनवर्ड क्यों है, तो आप डाउनवर्ड बोल रहे हो, इसका मीनिंग दोनों में सब्सटीट्यूशन है। फिर आइसोक्वेंट यानी आउटपुट भी सेम रह रहा है, तो इसका मीनिंग एक का ज़्यादा ले रहे हो तो दूसरे का कम करना पड़ रहा है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव हो।
क्लियर हो गया ना। तो आइसोक्वेंट डाउनवर्ड क्यों है, तो इसका इतना ही मीनिंग है कि दोनों फैक्टर पॉजिटिव, दोनों फैक्टर की प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव है। इसको बोलते हैं मोनोटोनिसिटी, मोर इज बेटर, राइट। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चंस बहुत बार आता है। अब यहाँ से आप चलते हैं ए से बी या सी पे, तो कवर हो गया आपके कि दोनों फैक्टर सब्स्टिट्यूट है या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव है इसलिए डाउनवर्ड है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये से मैं इसको इस लैंग्वेज में बोलूँ कि कन्वेक्स क्या है। अब प्रॉब्लम आती है कि आप सोचते हो कन्वेक्स क्या है, कन्वेक्स स्ट्रिक्टली कन्वेक्स क्या है। ये बड़े इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। आगे आपके एक नेट का क्वेश्चन आएगा, वहाँ मैं डिटेल में एंजॉय लेकर के बताऊंगा और इस लेक्चर को याद करवाऊंगा आपको कि वो लेक्चर भी देखिएगा कि स्ट्रिक्टली कन्वेक्सिटी क्या है, कन्वेक्सिटी क्या है। इट्स सो ब्यूटीफुल, राइट। लेकिन वो आगे धीरे धीरे बेस बनने दो, मैं आपको उस लेवल पे ले जाऊंगा अपने आप ही, देखिएगा। अब बी से सी के ऊपर आप आते हैं तो एक चीज़ और देखो आप कि ये जो पूरा कर्व है ये कन्वेक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार ये समझ लो, मैं आपको इंट्यूशन बताऊंगा, वो लेक्चर लंबा हो जाएगा। आगे मैं इंट्यूशन बताऊंगा कि इस घूमने का मीनिंग क्या है। जब मैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन करवाऊंगा तब उस लेक्चर में ये सब चीज़ें डाल दूंगा, राइट। तो अब ये कन्वेक्स हो रहा है, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो आपके पेपर में नहीं आएगा, वो कन्वेक्सिटी भी पेपर में आएगा, लेकिन वो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ले लूँगा मैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा ये कन्वेक्स क्यों हुआ, तो आप ये कहोगे जी यहाँ तक तो ये स्ट्रेट लाइन था, बाद में घुमाए, राइट। तो ये घुमा क्यों, यानी बी से सी पर बेंट क्यों किया। जब मैंने आपको यहाँ बताया कि एक फैक्टर को ज़्यादा लेने से उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो इसका मीनिंग ये आइसोक्वेंट कन्वेक्स क्यों हुआ, यानी बी से सी पर बेंट क्यों किया, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फैक्टर की डिमिनिश कर रही है। क्लियर हो गई, क्लियर होगी ना ये बात। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फैक्टर की डिमिनिश कर रही है, इसलिए घूमा। अब उसको हम टेक्निकल तरीके से डिटेल में करेंगे, राइट। कि अब देखिएगा बच्चे, यहाँ पर एक दो बातें हम और करते हैं, राइट। पहली बात हम डायरेक्ट करते हैं कि अब हम एक बात देखते हैं कि आपने ये कहा कि सर यहाँ तो ये स्ट्रेट था, अब ये घूम गया। एक बार मैंने समझाने के लिए बोला है, अदरवाइज तो इंडिफरेंस कराओ हर एक पॉइंट के ऊपर घूमता है, क्योंकि वो कन्वेक्स है ना, राइट। लेकिन ये समझाने के लिए मैंने आपको स्ट्रेट और ये घुमा हुआ लाइन लिया है, क्योंकि दोनों स्ट्रेट है लेकिन थोड़ा बेंट करवा के लिए, ताकि समझ आ सके। अब देखिएगा एक बात बच्चे, इंटरेस्टिंग बात, डिटेल में करेंगे, आप घबराएं नहीं इस बात को। अब आप इसका एक बार स्लोप पढ़ लेते हैं कि स्लोप क्या होता है। तो आपको मैंने बताया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक इक्वेशन, जो पहला लेक्चर लिया था, हम उसी तरह से ये करते हैं। देखिएगा ये फैक्टर और ये फैक्टर हमने लिया, राइट। तो आप ले लेते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इनटू में लेबर, प्लस में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इनटू में कैपिटल। क्या देगा, टोटल प्रोडक्ट। क्या हुआ, जैसे एक लेबर है वो कितना उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, कैपिटल है उसकी कितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, उससे मल्टीप्लाई। जैसे आपने 2 लेबर लिया, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 5 है, तो लेबर ने 10 दिया, ऐसे आपने दोनों को जोड़ दिया, टोटल प्रोडक्ट आ गया इस ए पॉइंट पर। क्लियर। अब देखिएगा अगर मैं इस बी पॉइंट पर आऊँ तो क्या करना पड़ेगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इनटू में एल में चेंज होगा, प्लस में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इनटू में कैपिटल में चेंज होगा। तो अब चेंज इन टोटल आउटपुट। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि बी पर, बी तो आइसोक्वेंट का पार्ट है, इसलिए टोटल आउटपुट क्या रहेगा, सेम। अगर टोटल आउटपुट सेम रहेगा तो मैं इस टोटल आउटपुट में चेंज क्या कर दूं, जीरो। तो देखिए टोटल आउटपुट जीरो नहीं है, यहाँ पर चेंज इन टोटल आउटपुट जीरो है। क्लियर। अब देखिएगा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर चेंज इन लेबर, प्लस में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इनटू चेंज इन कैपिटल, विच इज इक्वल टू जीरो। क्लियर होगी। आप बहुत सारे चैनल से कर सकते हैं, अभी एक मेथड आप कर रहे हैं। अब आप क्या करिएगा कि इसको उधर ले जाते हैं, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इनटू दिस माइनस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इनटू चेंज इन दिस। क्लियर होगी। अब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ सॉरी जस्ट इसको यहाँ रख लेते हैं, मार्जिनल चेंज इन के इज इक्वल टू, नीचे इसके ले आते हैं चेंज इन एल, माइनस इधर रखेंगे चेंज इन के साथ, राइट। इधर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। क्यों, क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूँ कि मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ नेगेटिव यूज़ नहीं कर लेना है आपको कभी भी ये वाले पॉइंट पर। क्यों, क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूँ कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दोनों की पॉजिटिव है। क्लियर। तो अब देखें
इस पे मैं डिटेल में अभी आने वाला हूँ, आप एक बार वेट करें। तो ये जो आ गया, क्लियर है, इसको हम इन आइसोक्वेंट का स्लोप बोल देते हैं। क्लियर हो गया, ये आइसोक्वेंट का स्लोप है, अभी मैं उसका नाम नहीं दे रहा हूँ, वेट करें, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज़ देखा कि जब ए से बी पे आए तो एल को बढ़ाया, लेबर को, तो लेबर को बढ़ाया तो आप पढ़ चुके हैं कि लेबर अगर ज़्यादा लोगे उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम, राइट। अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होगी और यहाँ ए से बी पे आए तो कैपिटल क्या हुई, कम, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी ये वाली बढ़ेगी और ये वाली कम होगी, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ कि इसका स्लोप ए पॉइंट पे ये था, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो सपोज करिएगा कि पहले जो था वो मार्जिनल प्रोडक्शन 3 और 3 था, स्लोप 1 आ गया सपोज। अब हम क्या करते हैं कि ऊपर वाला 2 हो गया, नीचे वाला 4 हो गया, किसके ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ऊपर वाला लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो लेबर ज़्यादा ली कम हो गई, और नीचे वाली कैपिटल की प्रोडक्टिविटी कैपिटल कम ली तो वो बढ़ गई। तो ये क्या हो गया 0.50, यानी ये क्या था 1, घट गया ना। तो स्लोप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्लियर हो गई बात। अब इसके स्लोप को बोलते क्या है वो थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है, समझे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक जो इंटरेस्टिंग बात ये है, इसको आप यहाँ से भी कर सकते हो। आप अगर ये नहीं करना चाहते हो ये वाला, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो। दूसरा मेथड मैं बता देता हूँ कैसे होगा। देखो, आपने लिखा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इनटू लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट। तो मैं आपको बोल चुका हूँ, इंडिपेंडेंट को आप एक्सट्रीम राइट साइड, डिपेंडेंट को लेफ्ट साइड। तो आप इंडिपेंडेंट किसको मान रहे हो, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इंटू के को मान लो, टोटल प्रोडक्ट माइनस में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इनटू लेबर, के अकेले को डिपेंडेंट मान लो, टीपी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल माइनस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इनटू में एल। ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से भी आप डायरेक्ट देख सकते हो कि ये क्या बन गया, स्लोप, राइट, आइसोक्वेंट का, और ये कैपिटल और लेबर के बीच में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हो गए, ऐसे मान के हमने यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, मैं वापस यहीं पर चलता हूँ 2 फैक्टर वेरिएशन के ऊपर। जब पहले एक ही फैक्टर वेरिएशन था तो फर्म के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, सिर्फ वो लेबर को बढ़ा रही थी। लेकिन जब उसके पास दोनों फैक्टर वेरिएशन हुए तो फर्म के पास ऑप्शन बढ़ गए, वो एक को कम कर सकती है, एक को ज़्यादा कर सकती है, एक को कम कर सकती है, एक को ज़्यादा कर सकती है। लेकिन मैंने तुम्हें बताया कि टेक्नोलॉजी क्या है, गिवन स्टेट ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज आपके पास है, करने का जो नॉलेज है उसी के अंदर। तो अब आपके पास नॉलेज तो वही है, लेकिन अब क्या हो गया कि आप एक फैक्टर को कम ज़्यादा कर सकते हो, यानी वो डॉट को मिलाने का जो मैकेनिज्म है वो तो वही है आपके पास, लेकिन अब आप छोड़ सकते हो और ले सकते हो, किसी 2 चीज़ में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। इसका मीनिंग है आपको नॉलेज अभी तक सेम है, नॉलेज पे कोई क्वेश्चंस नहीं उठाए, लेकिन फैक्टर वेरिएशन हो गई, यानी एफ अभी भी आपके पास क्या है, सेम। ये दोनों कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी तो क्या होगी, गिवन। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए इसका हम यूज़ करेंगे कि कैसे वर्क करेगा जब टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसका यहाँ पर बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी। जब टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, राइट, तो आप एक लिमिट तक फैक्टर को कम ज़्यादा कर सकते हो। एक्चुअल में ये कंसेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, लेकिन मैं अभी आपका बेस बना रहा हूँ, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन आगे यूज़ करूँगा कोब डगलस के बाद में, और आप इंजॉय करोगे। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देता हूँ एक, सुनो। आप घर में दीवार बनाते हो, राइट, तो उसके अंदर 1 सीमेंट और 3 क्रेशर लेते हो तो दीवार पक जाती है, राइट। कभी कभी अगर आप 0.9 सीमेंट और 3.1 क्रेशर ले लोगे तो भी बन जाएगी, पक जाएगी। क्यों? क्योंकि उस सीमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी है एडजस्ट करने की। अगर आप 1.1 सीमेंट और 2.9 क्रेशर ले लोगे तो भी पक जाएगी, क्योंकि वो सीमेंट एडजस्ट करती है, राइट। ऐसा आपने कर लिया। हो सकता है कि आपने 1.2 और सीमेंट लिया और 2.8 क्रेशर लिया, फिर भी एडजस्ट हो गया, चल रहा है, एडजस्ट हो रहा है, राइट। लेकिन अगर आप ये कर देते हो कि आधा सीमेंट और 3.5 क्रेशर या जो भी आप मटेरियल और मिलाते हो, तो वो आपका पकेगा नहीं, कोलैप्स कर जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ
कि जो गिवन टेक्नोलॉजी थी उसने आपको अलाउ किया एक लेवल तक छोड़ने को और दूसरे प्रोडक्ट को लेने को, उसने आपको अलाउ किया, समझ रहे हो। तो ये सब्स्टिट्यूशन जो हो रहा है वो गिवन टेक्नोलॉजी की ही क्वालिटी है जो आपको अलाउ कर रहा है फैक्टर को सब्स्टिट्यूट करवाने के अंदर। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप घटिया क्वालिटी का जूता लेकर के आओ, ठीक है, तो वो आपके पाँव को बदल देगा, खुद नहीं बदलेगा, राइट। अगर आप अच्छी क्वालिटी का जूता लेकर के आओ, यानी घटिया क्वालिटी का जो जूता है वो आपके पाँव की शेप चेंज कर देगा, खुद नहीं बदलेगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि उसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं लगी जो उसको एडजस्ट होने के अंदर मदद करे। लेकिन अच्छी क्वालिटी के जूते क्यों लेके आते हो? क्योंकि वो पहनने के बाद जूते पाँव का शेप ले लेता है। इसका मीनिंग उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कम ज़्यादा एडजस्ट होने की क्षमता है। तो जितना ज़्यादा किसी टेक्नोलॉजी के अंदर कैपिटल और लेबर को सब्स्टिट्यूट करवाने की क्षमता होगी, उतना ही जो टेक्नोलॉजी है उसको हम एडवांस कहते हैं। आगे आगे चलोगे मैं आपको फीलिंग दिलाऊंगा, उसका वेट करें। जस्ट अभी मैं आपसे बात कर लूँगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इसका मीनिंग यहाँ पर जो एक फैक्टर को आप ले रहे हो और एक फैक्टर को कम कर रहे हो, तो ये एक गिवन टेक्नोलॉजी ही अलाउ कर रही है उस दायरे के अंदर। क्लियर हो गई ये बात? तो सुने अभी ध्यान से। तो अपने 3 मेथड पढ़े थे स्लोप के, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्लोप इज इक्वल टू क्या, MPL MPK, राइट, इज इक्वल टू चेंज इन K डिवाइड बाई चेंज इन L इज इक्वल टू, आपकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आप लिख सकते हो, B आ गई, कुछ भी आ गई, वो आपने वैल्यू लिख दिया, ठीक है। ये आपके समझ आ गई। एक्चुअल में आप यहाँ नेगेटिव ना लिखें तो अच्छा होगा, यहाँ लिख लो तो ठीक रहेगा, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव मान रहे हैं। अब देखो बच्चे क्लियरिटी, वो सब आप यहाँ लिख सकते हैं। ये आपने एक मेथड यूज़ कर लिया, ये आपने दूसरा मेथड यूज़ कर लिया टेक्नोलॉजी को फाइंड आउट, वो स्लोप को फाइंड आउट करने का। पहला मेथड आपके पास ग्राफिकल मेथड होता ही है, ग्राफ से देख के आपको पता लगता ही है, राइट। तो एनीवे अब हमारे पास ये आ गया। अब हम स्लोप की डेफिनेशन देते हैं, जैसे हमने बजट लाइन की डेफिनेशन दी, वहीं ऐसी यहाँ भी डेफिनेशन देते हैं बच्चे। कैसे? स्लोप क्या है कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो आपको सेम मैकेनिज्म से ये समझाना चाहूँ तो इधर ये भी समझ लो। कैसे? कि एक मेथड आपने लिया ये वाला, ठीक है, दूसरा मेथड आपने ये लिया, तो यहाँ पर एक काम आप और कर सकते थे। क्या? कि आप एक फैक्टर को यहाँ पर एक फैक्टर को चेंज करोगे तो इसके अंदर भी चेंज आएगा, राइट। देन उन दोनों को कैंसिल करोगे तो आपको ये भी आ जाएगा, ठीक है। या आपके पास ये प्रोडक्टिविटी लेकर के आप इसको लेबर को चेंज करो 1 और फिर उसको कर दो 2, उससे भी आ जाएगा, लेकिन वो उसमें आप घुसने वाले नहीं, आपने 2 कर लिया, इनफ है। अब बच्चे हम क्या करते हैं कि इसकी डेफिनेशन देते हैं। चलो मैं इसको लिख देता हूँ, आप सेल्फ अंडरस्टूड है पहले वाले लेक्चर से, तो मैं ये लिख देता हूँ के L में एक चेंज होने के बाद दैट इज़ द B, राइट। यानी कि एक लेबर का लेने से कैपिटल का कितना छोड़ना पड़ेगा, दैट इज दिस, राइट। आउटपुट सेम रहे। लेकिन जैसे अपन ने वहाँ पढ़ा था कि P1 P2 का क्या रोल आ गया, तो P1 P2 की विलिंगनेस किसकी थी? मार्केट की। विलिंगनेस मार्केट की थी ना। तो यहाँ पर और तो समझ आ गया, ये सारी बातें तो समझ आ गई, लेकिन ये क्या रोल है? यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेबर का एक लेंगे तो कैपिटल का कितना छोड़ेंगे, उसके ऊपर इसका क्या रोल है। यानी स्लोप की डेफिनेशन क्या हुई कि लेबर का एक लेने से या छोड़ने से कैपिटल का जितना छोड़ेंगे या लेंगे वो स्लोप होता है। क्लियर हो गया? द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन 2 फैक्टर, राइट। ये सिंपली व्हेन चेंज इन 1 फैक्टर इज 1, राइट, यूनिट। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये उठ रहा है बच्चे कि ये क्या है, स्लोप में इसका क्या रोल आ गया, राइट। अब क्वेश्चन है, ये तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जैसे प्राइस डिपेंड करता था
मार्केट फोर्सेस पे, तो मार्केट की विलिंगनेस थी। इसी तरह मार्जिनल प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो मैं आपको पीछे वाले लेक्चर पे पढ़ा के आया हूँ और आज ही शुरुआत के अंदर मैंने दिखाया यूएस का डेटा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर, कितना आप टेक्निकल एडवांस है उतनी आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिटरमाइन होती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपकी डिटरमाइन होगी टेक्नोलॉजी गिवन स्टेट ऑफ नॉलेज से। तो इसका मीनिंग हो गया कि स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट रिप्रेजेंट द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन between capital and labor at which the technology want to substitute one factor for another। जैसे बजट लाइन में किसकी विलिंगनेस थी, मार्केट की, प्राइस की, मार्केट की। इंडिफरेंस करो पे किसकी विलिंगनेस है, कंज्यूमर की, क्योंकि वह मार्जिनल यूटिलिटी लेते हैं MU1/MU2। यहाँ क्या लेते हैं MPL डिवाइड बाई MPK यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। और ये मैं आपको पीछे वाले लेक्चर में करवा के आया हूँ कि टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है, इसलिए हम इसके स्लोप को क्या बोल देते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूट। यानी वो टेक्नोलॉजी जो अलाउ करती है सब्स्टिट्यूट करने के लिए कितना, मार्जिनल। सो मार्जिनल रेट यानी यूनिट, एक यूनिट फैक्टर में चेंज होने से जितना चेंज दूसरे फैक्टर में आता है वो कौन अलाउ कर रही है, गिवन स्टेट ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजी। इसका मीनिंग हम आइसोक्वेंट के स्लोप को क्या बोलेंगे, MRTS, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, विच इज इक्वल टू चेंज इन K, चेंज इन L। यू गॉट इट। अब आप एक इंटरेस्टिंग बात इस फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ आए तो आपका स्लोप गिरा, यानी कि राइट। तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि MRTS क्या कर रहा है, डिमनिस, तो उसकी वजह से कन्वेक्स हो रहा है लाइन। देखो कैसे, ये रही, ये यहाँ पर सेम था, अगर हम हाइपोथेटिकली माने तो सेम है, एक्चुअल में तो पूरा हर एक पॉइंट पे घूमता है ना, इसलिए मैंने यहाँ गिराया है, अदरवाइज तो सेम है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये गिर इसलिए रहा है कि डिमनिशिंग रेट ऑफ फैक्टर लग रहा है, डिमनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूट लग रहा है, यानी स्लोप गिर रहा है। अब आप पूछोगे कि स्लोप क्यों गिर रहा है, स्लोप के गिरने के पीछे, क्योंकि स्लोप किस पे डिपेंड करता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्यों गिर रही है, क्योंकि गिवन टेक्नोलॉजी में अगर फैक्टर को ज़्यादा लगाओगे तो गिरेगा। तो बात क्लियर हो गई बिल्कुल आपको। इसका मीनिंग डिमनिशिंग, इसका मीनिंग डिमनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इसलिए लगता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो ऑल्सो डिटरमाइन हो रही है किससे, नंबर ऑफ फैक्टर से, और टेक्नोलॉजी है गिवन। जितना नंबर ऑफ फैक्टर ज़्यादा लगाओगे या यूनिट ज़्यादा लगाओगे, नंबर ऑफ यूनिट उस फैक्टर की, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिमनिश करेगी। क्लियर हो गई, गिवन स्टेट ऑफ नॉलेज पे, गिवन टेक्नोलॉजी पे। हालांकि इस टेक्नोलॉजी ने कुछ हद तक अलाउ कर रखा है सब्स्टिट्यूट करना। क्लियर हो गई। तो दो क्वेश्चन मैंने यहाँ से अब कवर करवाया है आपको जो आ सकते हैं। इंडिफरेंस आइसोक्वेंट डाउनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि दोनों फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव होती है। क्लियर हो गई एक बात, इसलिए आइसोक्वेंट डाउनवर्ड ही होगा। कन्वेक्स क्यों होता है, कन्वेक्स होने का मीनिंग स्लोप गिरता जा रहा है। कन्वेक्स इसलिए होता है कि जितना फैक्टर को ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से मेजर होता है MRTS, तो इसलिए हम सीधा बोल देंगे कि कन्वेक्स इसलिए होता है क्योंकि डिमनिश कर रहा है MRTS। क्लियर, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आइसोक्वेंट डाउनवर्ड इसलिए होता है कि दोनों फैक्टर की प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव है, तो आपको आइसोक्वेंट बनाना है, क्वांटिटी सेम रहे तो एक का कम करोगे तो दूसरे का ज़्यादा करना पड़ेगा, समझ आया ना। तो डाउनवर्ड इसलिए कि दोनों फैक्टर पॉजिटिव है, या उसको ऐसे बोल देते हो कि सब्स्टिट्यूट है, तो एक ही बात है, पॉजिटिव है तभी सब्स्टिट्यूट होगा। अब कन्वेक्स क्यों है, तो आप ये बोल सकते हो कि कन्वेक्स का मीनिंग है स्लोप का गिरना। इसका सिंपल सा मीनिंग है जितना फैक्टर को ज़्यादा लेंगे उसकी प्रोडक्टिविटी गिरेगी, तो कन्वेक्स हो गया। यानी फैक्टर को ज़्यादा लेंगे तो प्रोडक्टिविटी गिरेगी, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, और इसके स्लोप को मेजर करते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में, इसलिए हम ये सीधा बोल सकते हैं कि डिमनिशिंग MRTS। लेकिन MRTS डिमनिश इसलिए हो रहा है, MRTS में कुछ नहीं है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। तो MRTS डिमनिश इसलिए हो रहा है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिमनिश हो रही है। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इसलिए डिमनिश हो रही है कि नंबर ऑफ यूनिट उस फैक्टर की ज़्यादा लगा रहे हो। क्लियर हो गई ये बात, इट्स ओके। तो आइसोक्वेंट डाउनवर्ड इसलिए कि बोथ फैक्टर है वो पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। कन्वेक्स इसलिए कि डिमनिशिंग
मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि फैक्टर की मार्जिनल यूटिलिटी डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ यूनिट ऑफ दैट फैक्टर यूज्ड। क्लियर हो गया। अब चलिएगा ओरिजिनल बात पे जहाँ पर हमें चलना है। बच्चे देखो, ये इतना तो मैंने आपको समझाया, आप पहले भी पढ़ चुके हो, पर अब आपको बिल्कुल क्लियरिटी आएगी लेक्चर के अंदर। देखो, इधर लिया मैंने लेबर, इधर लिया मैंने कैपिटल, राइट। अब सपोज करें कि आपको मालूम है कि डिमिनिशिंग जब फैक्टर लगता है दोनों, चाहे कैपिटल पे चाहे लेबर पे, तो एक लेवल के बाद में उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो जाती है। तो हम ये कह देते हैं कि यहाँ पर जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इसकी ज़ीरो हो रही है और यहाँ पर इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो रही है, इसके आगे नेगेटिव हो रही है, ऊपर इसके कैपिटल में भी नेगेटिव हो रही है। तो यानी यहाँ पर ये क्या हो गया, बैड, और यहाँ पर ये क्या हो गया, बैड, और यहाँ ये क्या है, गुड, और यहाँ ये क्या है, गुड। यानी गुड का मीनिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, बैड का मीनिंग नेगेटिव, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर। जब दोनों की पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी है तो ये आइसोक्वेंट बन गया। क्लियर हो गया बच्चे। अब एक बात देखो, ध्यान से सुनो, इसकी अब आप इसी आइसोक्वेंट के साथ में आप सेम टोटल प्रोडक्शन 10 रखना है। सपोज टोटल प्रोडक्शन 10 आया, राइट। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, देखो ये वाले पॉइंट से अब हम इस लेबर तो पॉजिटिव है लेकिन कैपिटल और बढ़ाते हैं, यानी एक बैड हो गया एक गुड हो गया। तो अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो बैड बढ़ेगा, यानी नेगेटिव प्रोडक्टिविटी वाला बढ़ेगा तो टोटल आउटपुट गिरेगा। तो हमें सेम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी ये पॉइंट आ गया। तो इस पॉइंट पर यूटिलिटी क्या रह सकती है, सेम, सोन सोन ये सेम रहेगी, ऐसे बन गया। क्लियर हो गया। यहाँ तक इसको ले लो, पूरे के ऊपर से में, क्योंकि एक बैड था एक गुड था। तो अब देखो आपने क्या किया बच्चे, ये बैड था ये गुड था यहाँ पर, तो अगर आपने बैड को बढ़ाया तो गुड को बढ़ाना पड़ा। अब दोनों साथ में यूज़ हो रहे हैं, अब सब्स्टिट्यूशन नहीं है। सब्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं है कि एक गुड और एक बैड हो गया, अगर इसलिए, राइट। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, आप करते जाएं जस्ट। अब देखो यहाँ पर जाने के बाद क्लियर पता लग रहा है कि इससे आगे, यानी यहाँ और यहाँ हम कोई भी सेंस में आएंगे कहीं भी, तो ये भी बैड और ये भी बैड है, दोनों बैड है, नेगेटिव प्रोडक्टिविटी है। तो देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को आइसोक्वेंट बनाना है, सेम प्रोडक्शन रखना है। तो अगर मैं एक का ज़्यादा ले लूँगा, किसका ज़्यादा ले लिया, लेबर का, यानी नेगेटिव वाले का, ठीक है, तो प्रोडक्शन घट गया। तो मेरे को अगर मैं इसका ज़्यादा लूँगा तो प्रोडक्शन तो और घटेगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका कम। तो एक का ज़्यादा लिया बेड का, तो दूसरे बेड का कम कर दूँ तो प्रोडक्शन सेम रह सकता है। तो मैं यहाँ आ गया, यानी यहाँ पर क्या रह जाएगा, प्रोडक्शन सेम रह जाएगा। क्लियर। अब देखिएगा, अब ये सेक्शन में आ गए बच्चे। अब इस सेक्शन में देखो लेबर बैड है, यानी ये बैड है और ये गुड है। तो मैं यहाँ जाऊँ तो मैंने गुड को कम कर दिया, राइट, यूटिलिटी घट गई। तो गुड को अगर आपने कम कर दिया तो सॉरी प्रोडक्टिविटी घट गई, गुड को आपने कम कर दिया, प्रोडक्टिविटी घट गई, तो आप बेड को भी कम करिएगा, बेड को कम करते प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसका मीनिंग ये पॉइंट यहाँ आ गया। तो इसका मीनिंग इन दोनों को जोड़ दो, पूरे पे प्रोडक्शन क्या हो गया, 10, आइसोक्वेंट बन गया। अब यहाँ पर सुनिएगा, आप मेरे को ये कह सकते हो, आप 4 सेक्शन बना लेते हैं, ये 4 सेक्शन बन गए, राइट। अब अगर मैं दोनों का ज़्यादा करूँ, राइट, एक बार रुकिएगा, दोनों के ज़्यादा वाली बात बाद में करेंगे, पहले यहाँ समझते हैं। अब सबसे क्वेश्चन आप ये कर सकते हो कि सर हम ये वाला क्यों पढ़ते हैं, हम तो सिर्फ ये पढ़ते हैं। अब आपको क्लियर हो गया कि यहाँ वाला इसलिए नहीं पढ़ते, यानी इसको हम सेक्शन बना लेते हैं, 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4, राइट। आप ये कहोगे हम सेक्शन फर्स्ट वाला क्यों पढ़ते हैं, हम इसलिए सेक्शन फर्स्ट वाला पढ़ते हैं कि यहाँ दोनों की प्रोडक्टिविटी क्या है, पॉजिटिव, राइट। तो कोई भी इकोनॉमिक, कोई भी रेशनल आदमी होगा वो लेबर फैक्टर को वहाँ तक लेगा जहाँ तक उसकी प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव हो। तो फर्स्ट रेशनल प्रोड्यूसर,
अगर रेशनल प्रोड्यूसर जैसे ही आपने कहा तो उसी टाइम कहते ही ये वाले क्रॉस हो जाएंगे, एक ही बच गया, एक बात। दूसरा, अब आप मेरे को ये बताएं, ये तो क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब ये वाला बच गया हमारा, ठीक है। इसके फीचर क्या है? इसके फीचर ये है कि इस सेक्शन में 2 फैक्टर है। तीसरा, दोनों फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है? पॉजिटिव है, राइट। तीसरा, फोर्थ, जब दोनों की पॉजिटिव हैं और आइसोक्वेंट बन रहे हैं तो डाउनवर्ड बनेगा, राइट हो गई बात, डाउनवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड स्लोप हो गया। फिफ्थ, डाउनवर्ड स्लोप है, दोनों सब्स्टिट्यूट भी हैं, क्योंकि पॉजिटिव है तो सब्स्टिट्यूट अपने आप ही हो गए सेम प्रोडक्शन लाने के लिए इस कर्व पे। और क्या चीज़ दिखाई दे रही है आपको? ध्यान से देखो, ये जो सब्स्टिट्यूशन है मैं आपको बता करके आया हूँ, ये पूरा सब्स्टिट्यूशन एक गिवन टेक्नोलॉजी पे अलाउ कर रही है वो टेक्नोलॉजी। क्लियर? अब मैं ये स्टेप को नेक्स्ट अभी मैं क्लियर करूँगा आपको। देखता हूँ, देखो सुनो, इसका मीनिंग यहाँ पर टेक्नोलॉजी गिवन है, राइट। और बताएं क्या चीज़ है? जब 2 फैक्टर सब्स्टिट्यूट हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते तो आपके ये स्ट्रेट लाइन बनती, बिल्कुल। क्यों बनती स्ट्रेट लाइन? क्योंकि एक फैक्टर को छोड़ करके दूसरा फैक्टर पूरा ले सकते हो, लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ नहीं है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। इसकी परफेक्ट, तो अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है तो दोनों एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है, बोथ एक्सिस को टच नहीं करेगा। 8th इंपॉर्टेंट बात है। अब एक चीज़ देखिएगा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब दोनों फैक्टर की प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव है तो दोनों का ज़्यादा लगाओगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, वो ठीक बात है, कम वो आगे देखेंगे, लेकिन ज़्यादा तो होगा, राइट। तो हायर जो होगा IQ वो मोर प्रोडक्शन शो करेगा। आप ले लेते हैं, ये देखो, डेफिनेटली यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा, सारी जगह करेगा, वो तो आप इरेशनलिटी की वजह से छोड़ रहे हैं। ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये पॉइंट लास्ट आ गया। क्लियर है? एफिशिएंट पॉइंट। अब आप एक बात देखें, जस्ट एक इम्पोर्टेंट बात आपको करवानी है, वो आप देखें, हो गया। अब मैं एक आपको इम्पोर्टेंट बात बोलता हूँ, उसको इंसाइट आएगा, आप देखें। मैं क्या करता हूँ, क्योंकि आपको एक बात का पता है कि जब दोनों फैक्टर ज़्यादा हैं तो उससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी अगर ज़्यादा लेंगे तो आप एक ये ले लेते हैं, देखो ये वाला आइसोक्वेंट, राइट। इसको मैं ऐसे निकाल देता हूँ, क्रॉस करके निकाल दिया। हालांकि वो ट्रांजिटिविटी वगैरह वो सब मैं बाद में करवाऊँगा आपको, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। अभी बेस करवा रहा हूँ और बेस होते ही आपकी फास्ट हो जाएगी क्लास, इसलिए स्लो हो रही है। सुने, और बच्चे ये जो मैं टॉपिक कर रहा हूँ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे, देखते जाना। अब देखो कि इस एरिया में इससे ज़्यादा इनपुट है तो ज़्यादा आउटपुट हो गया डेफिनेटली। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि ग्रीन लाइन पे 15 आउटपुट है, तो 10 से ज़्यादा है ना। अगर आप सपोज करें कि इस पे आप 10 मान रहे थे, ये 12 मान लो, ये 12 हो गया, तो 12 से ज़्यादा है। अब एक बात देखो, और 12 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप इस एरिया में 15 है ये, राइट, तो 12 से ज़्यादा है। क्लियर हो गया? अब मैं ये जो ग्रीन वाला है इसके ऊपर भी मैं आपको यहाँ लिख लेता हूँ कि ये 16 मान लो। क्यों? क्योंकि 10, 12, 16 ऐसे लिख लो कि ज़्यादा होता जा रहा है। अब यहाँ पर देखो ये ऐसे जा रहे हैं तो 15 आउटपुट है, यानी उससे कम है ऊपर वाले से। लेकिन यहाँ आते ही ये आगे हो जाता है, ये आगे हो जाता है। क्या 15 ही है ना, इसको हम 15 लिख देते हैं, और 16 क्या हो जाता है पीछे। ऐसा कैसे हो गया भाई? एक इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग देखो बेसिक। इस सेक्शन में यहाँ पर क्या ज़्यादा है, देखो इसमें नेगेटिव फैक्टर कम लगा है 15 पे, तो नेगेटिव फैक्टर कम लगा है तो आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए। और हालांकि यहाँ नेगेटिव फैक्टर ज़्यादा लगा है तो आउटपुट कम होना चाहिए। तो बेसिक इकोनॉमिक्स की फंडामेंटल तो वर्क नहीं कर रहा, राइट। तो हम एक बात कहते हैं यहाँ पर, मैं क्या कहता हूँ आपको कि इस फिगर को मैं इरेज नहीं करना चाहता, लेकिन
इसको मैं सही भी बोलना चाहता हूँ कि ये सही है, तो एक ही बात कह सकता हूँ बैकग्राउंड से कि दोनों पर टेक्नोलॉजी अलग अलग है। जब दोनों की टेक्नोलॉजी अलग अलग है तो आप आइसोक्वेंट को कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। इसका मीनिंग एक ही टेक्नोलॉजी के आइसोक्वेंट को आप कंपेयर कर सकते हो, राइट। अगर आप टेक्नोलॉजी सेम है फिर कभी ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव फैक्टर को आप लोगे, यहाँ पर ये रहा नेगेटिव फैक्टर ज़्यादा लगा है और फिर भी प्रोडक्टिविटी उसको यानी 16 दिखा है, तो नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव और 16 कभी नहीं हो सकता, वो तो कम ही होगा, 15 होगा। तो अगर टेक्नोलॉजी सेम है तो आइसोक्वेंट कभी भी कट नहीं करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9, टेक्नोलॉजी गिवन स्टेट ऑफ नॉलेज, अगर ये है तो नेवर कट ईच अदर। क्लियर हो गई बात। ये आपकी अगर इतनी आपके पास अजम्पशंस हैं तो अब आप इसको इरेज कर दीजिएगा और आपके पास ये बच गया आइसोक्वेंट। ये वाला आइसोक्वेंट आप पढ़ते हो। क्लियर हो गई। अब आप पढ़िएगा इसको दोबारा से। रेशनल, यस, तभी ये बना। 2 फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर है तो ये डाउनवर्ड बना है, राइट। यानी अगर वो सब्सटीट्यूट है, पॉजिटिव तो सब्सटीट्यूट है, तो आपके ऑप्शन आ सकते हैं डाउनवर्ड क्यों, वो मैं आपको बोल चुका हूँ। और कन्वेक्स क्यों है? कन्वेक्स होने के पीछे आपका MRTS डिमिनिश कर रहा है, तो अपन ने लिखा है कि MRTS डिमिनिश और लिख लीजिएगा। 11 नंबर क्या हो गया कि स्लोप डाउनवर्ड है और MRTS डिमिनिश। क्लियर? ये आपके नोट्स के अंदर आपको सारी बात मिल जाएगी। अब ये जितना स्टडी आपने किया, ये हमने क्यू को कांस्टेंट रख के किया। जैसे मैंने यहाँ आपको लिखा, ये रहा, क्यू को कांस्टेंट रखे सारा कुछ पढ़ा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास आइसोक्वेंट आ गया, लेबर कैपिटल, ये आइसोक्वेंट आ गया। क्लियर? और इसका फंक्शन ये लिख देते हैं, फैक्टर इज ए कैपिटल एंड लेबर। क्लियर हो गया बच्चे? अब अब ये एजम्पशन हटा देनी है कि ये कांस्टेंट है। अब इन दोनों को इंक्रीज और डिक्रीज करना है सेम रेशियो में, राइट। तो देखिए, अगर मैं इन दोनों को इंक्रीज करूं, डबल करूं और आउटपुट डबल हो जाए तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। स्केल इसलिए बोल रहे हैं कि पूरी इंडस्ट्री बड़ी हो रही है, फर्म बड़ी हो रही है, राइट। तो मैं आपको इसका एक फिगर दिखा देता हूँ डायरेक्ट, जिससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो वो फिगर देखिएगा आपके नोट्स के अंदर से, यहाँ पे देख लीजिएगा। देखो, 1 और 1 फैक्टर आपने लिया, राइट। तो आपका प्रोडक्शन आया 1। आपने यहाँ 1 से 2 और यहाँ 1 से 2 डबल किया तो प्रोडक्शन हो गया डबल से ज़्यादा, यानी क्या हुआ आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्लियर? अब आपको क्लियरिटी देखिएगा कि ये जो डिस्टेंस है ये इस डिस्टेंस से ज़्यादा बड़ा है। तो जब इंक्रीजिंग आपका लगता है तो दोनों आइसोक्वेंट के बीच का गैप बढ़ जाता है। क्लियर हो गया? देन देखो, यहाँ से देखिएगा दोबारा नेक्स्ट पे 2 से 4 हुआ, फैक्टर डबल हुए, ये भी 2 से 4 हुआ, प्रोडक्शन 3 से 6 हुआ, डबल। प्रोडक्शन जब डबल हुआ तो आपका आउटपुट भी डबल हुआ, तो यहाँ पर लगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। क्लियर हो गई? देन यहाँ पर देखिएगा 4 से 8 हुआ, 4 से 8 हुआ इनपुट, लेकिन ये 6 से 8 हुआ, तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल लगा। क्लियर हो गई बात? तो अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कैसे दिखाओगे आप इंक्रीजिंग रिटर्न टू। एक फिगर में दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 फिगर में दिखाना चाहो, 3 में दिखाना चाहो तो 3 में दिखा सकते हो, ठीक है। आपको सिंपल एक बात देखना है कि अगर आप कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल दिखाओ, अगर आपको ऐसे करना है, जस्ट मैं यहाँ बता देता हूँ। अगर आपको कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल दिखाना है तो आप आइसोक्वेंट का सेम डिस्टेंस दिखा दीजिएगा। 1 1 प्रोडक्शन 10, 2 2 प्रोडक्शन 20, राइट। अब आप क्या कीजिएगा बच्चे, लेबर और कैपिटल, यहाँ तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो गया, यहाँ 1 1 तो 10, राइट, यहाँ 2 2, राइट, तो 2 2 ये होगा ना आपका, राइट। उससे पहले आप दिखा दीजिएगा कि 20, यानी ये जो कांस्टेंट वाला जो डिस्टेंस था उससे कम आ गया, यानी जब इंक्रीजिंग रिटर्न लगेगा
तो आपका डिस्टेंस कम हो गया। आप इस एंगल से भी बोल सकते हो, अगर उस एंगल से ना बोलना चाहो तो ठीक है, जो मैंने पहले बोला यहाँ इससे बोल सकते हो। देन अगर आपको डिमिनिशिंग दिखाना है तो 1 1 ये लिया, देन 2 2, तो आपके पास 10 और यहाँ 20 होना था, राइट, 20 होना है ना। तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि यहाँ दिखा सकते हो कि 18, तो आपने यहाँ पर 18 दिखा दिया, तो ये देखो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। तो जब डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल दिखाना है तो दो आइसोक्वेंट के बीच के डिफरेंस को बढ़ा कर दीजिएगा। आपके नोट्स में मिल जाएगा, मैंने आपको नोट्स दूंगा, उस नोट्स में चेक कर लेना, ठीक है, नीचे पीडीएफ में। और ये वाला कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट और ये वाला इंक्रीजिंग हो गया। तो इंक्रीजिंग में डिस्टेंस कम, डिक्रीजिंग में डिस्टेंस ज़्यादा, सिंपल दिखा सकते हो। अगर आप इस वे से ना दिखा करके सिंपल वे से दिखाओ तो इसमें दूसरा तरीका हो गया, क्या, यहाँ पर आपको डबल किया, इसके अंदर आपने वैल्यू चेंज कर दी, सिर्फ ये वाली डबल, ये अलग अलग करके वैल्यू चेंज कर दी, नीचे इनपुट करते गए, राइट। यानी यहाँ पर आपने ये डबल करते रहे, इनको एडजस्ट किया आपने, इनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उस फिगर में भी वही तरीका जो अभी दिखाया, उसमें आपने नीचे कंप्रोमाइज़ किया, नीचे कंप्रोमाइज़ किया, ऊपर नहीं किया, ठीक है। तो दोनों कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बेसिक जानते हैं। देन अब इम्पोर्टेंट बात जो एक आपसे डिस्कस करनी है, ये तो मैं कर ही चुका हूँ आपसे, देखो एक लेबर लिया, एक लेबर एक्स्ट्रा लिया, तो जब एक लेबर लिया तो इतना छोड़ना पड़ा, फिर लेबर लिया तो कैपिटल का कम छोड़ना पड़ा, फिर लेबर सेम लिया कैपिटल का कम, डिमिनिशिंग लगता जा रहा ना, वो तो हम कर चुके हैं, राइट। तो ये आप नोट्स पढ़ लेना। अब क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि जस्ट ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल लगते क्यों हैं भाई? क्योंकि आपने डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर तो हमने पढ़ लिया कि क्यों लगता है, लेकिन अब ये लगते क्यों हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके ऊपर मैं 5 मिनट आपसे बात करने वाला हूँ, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसके ऊपर आपका आगे बेस बनेगा। दिखाने के लिए तो आप ये दिखा सकते हो कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल दिखाना है तो 10 1 1, राइट, फिर आप 2 2, तो आपने दिखा दिया, राइट। अगर आप ये जस्ट एक मिनट रुको, आप इसको ऐसे बना करके, कुछ बच्चों के अगर कन्फ्यूजन है तो मैं बना करके ही बता देता हूँ, लेबर कैपिटल 1 1, राइट। तो आप एक आइसोक्वेंट यहाँ से निकाल दो, ठीक है, और प्रोडक्शन दिखा दो 10। अब आप इसका डबल कर दो 2 2, और ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये आइसोक्वेंट आप यहाँ से दिखा दो 20, कांस्टेंट रिटर्न टू हो गया, ठीक है। अब सेम ही फिगर को आप यहाँ बना लेते हैं। अब हम इस फिगर में क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इसको जो डबल किया है, हम ये जो 20 है वो यहाँ दिखा देंगे, देखो जस्ट एक मिनट, ये डॉट लगाया और 20 यहाँ दिखा देंगे, ये हटा दिया। अब आपको पता लग रहा है कि देखो आउटपुट 10 से 20 हुआ, लेकिन इनपुट उतने की जरूरत नहीं पड़ी, इसका मीनिंग आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल लग गया। तीसरा अगर आप दिखाना चाहते हो तो वही मैकेनिज्म, बहुत सिंपल तरीके से, कुछ भी नहीं है, आप इसको सिंपल जस्ट यहाँ दिखा सकते हो, ये देखो, इसमें आप क्या करेंगे कि ये जो 20 था आप उससे ऊपर जा कर के दिखाओगे, यहाँ 20 दिखाओगे, यानी क्या हो गया कि आपको इधर डॉट लगा दो इसको, इससे क्या पता लगा आपको, जस्ट एक मिनट, ये वाला 20 हटा दो। इसका मीनिंग ये है कि आपने डबल 20 आउटपुट लेने के लिए आपको डबल से ज़्यादा करना पड़ेगा, इसका मीनिंग डिमिनिशिंग ये तो हो गया। क्वेश्चन ये उठता है कि इन तीनों के अंदर से ये जो थ्री आपने पढ़े हैं, इसके लिए हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट कौन सा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, राइट। क्या कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू, ये कौन सा है? तो बच्चे इस पे मैं आपसे बात करता हूँ। देखो एक बात तो क्लियर हो गई कि डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर जो हम पढ़ के आए हैं, अगर टेक्नोलॉजी गिवन है तो वो रियलिटी है कि डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर तो लगेगा ही लगेगा, अगर टेक्नोलॉजी गिवन है तो, ये तो आप छोड़ दीजिएगा साइड में।
अब अगर टेक्नोलॉजी गिवन है तो इनके अंदर से कौन सा लगेगा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट। मैं पहले प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, फिर उसको टेक्निकल तरीके से प्रूव करता हूँ। देखिएगा, मैं बच्चों को एक बात बोलता हूँ कि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, आज तक आपने मान लीजिए 20 टाइम्स अपने पहली क्लास से अभी तक 20 बार एग्ज़ाम दिए होंगे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके पेरेंट्स ने या किसी ने आपको दोस्त ने नकल करवा के पास करवाया है? मेजॉरिटी में 1-2 बार हो सकता है, ज़्यादा बार नहीं होगा। तो कितनी बार ये हो सकता है कि किसी ने आपको डिस्टर्ब करके फेल करवाया हो? 1-2 बार हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। मेजॉरिटी में जो आपके डॉक्यूमेंट है वो ये शो कर रहे हैं कि आप क्या हो, यानी जो अंदर हो वही बाहर हो, डॉक्यूमेंट के अंदर दिखाई पड़ रहा है, यानी उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यानी मेजॉरिटी ऑफ पीरियड में हमें वही दिखाई देगा जो हम हैं, वही बाहर आएगा जो हम हैं, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, राइट। जो अंदर डबल किया तो बाहर डबल हो गया। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं तो थोड़े पीरियड तक आपको कोई सपोर्ट कर सकता है, आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है, यानी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। इसका मीनिंग है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पर ये एक बात कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं करना है। अगर टेक्नोलॉजी बदल रही है तो इंक्रीजिंग रिटर्न लग सकता है, और यूएस ने लगाया है कंसिस्टेंटली, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर करके लगाया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है तो इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों लग रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ की वजह से लग रहा है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू लग रहा है तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल लग रहा है तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ है, राइट। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ बैलेंस हो जाती है, जैसे लॉन्ग रन के अंदर दोनों एक्सटर्नलिटीज़ नहीं रहती, जैसे और एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि आपने मधुमक्खी का कोई एक स्ट्रक्चर तैयार किया है जहाँ पर आपको शहद इकट्ठा करना है, तो किसी पड़ोसी ने कोई सरसों का खेती कर ली, तो आपको थोड़े टाइम के लिए तो वो मिल जाएगा, लेकिन वो तो थोड़े ही टाइम रहेगा। ज़्यादातर आपका प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करेगा कि नेचुरली मधुमक्खी दूर जा जा करके लेके आएगी, इस पे डिपेंड करेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इसका मीनिंग ये है कि आपको नुकसान, अगर टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है तो एक्सटर्नलिटीज़ और पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नलिटी थोड़ी देर सपोर्ट कर सकती है, इंटरनल मैकेनिज्म ही बाहर आता है। यानी इसका मीनिंग हम ये बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल सिर्फ थोड़े पीरियड तक एग्जिस्ट करता है, हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता। लॉन्ग रन के अंदर, लॉन्ग पीरियड के अंदर, यहाँ मैं रन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्शन फंक्शन तो लॉन्ग रन का ही है, लेकिन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में जब एक्सटर्नलिटीज़ नहीं होती और लॉन्ग टर्म में एक्सटर्नलिटीज़, लॉन्ग पीरियड में एक्सटर्नलिटीज़ नहीं हो सकती है, इसलिए कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल ही लगेगा। लेकिन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में थोड़े पीरियड तक हो सकता है इंक्रीजिंग लगता हो, डिक्रीजिंग लगता हो, तो अल्टीमेटली कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल लगेगा। क्यों? अगर इंक्रीजिंग लग रहा है तो आप और करते जाओगे, वो भी नहीं रहना, डिक्रीजिंग लग रहा है तो आप रहोगे नहीं, रुकोगे नहीं, तो वो भी नहीं रहना, तो अल्टीमेटली कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पे ही जाएगा। इसलिए मैं बच्चों को एक बात कहता हूँ कि कितनी बदमाशी करके या कितनी होशियारी चालाकी करके जीवन में कुछ करना, इकोनॉमिक्स ये सिखाता है कि लाइफ में लॉन्ग पीरियड में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल लगता है, जो अंदर होता है वो बाहर आता है, राइट। सो देखें, इवन ये हमने बात की, तो अब हम क्वेश्चन मैं आपको टेक्निकल तरीके से दिखाता हूँ कि कैसे। देखो, अगर टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है उसके ऊपर हम ये बात कर रहे हैं, राइट। ये हमारा हो गया 10, और जस्ट ये माने कि आपने ये फैक्टर लिए थे 2 और 2, अब आपने फैक्टर कर दिए 4 और 4, और ये आपने कर दिया जस्ट 20, राइट। अब आप क्या करिएगा बच्चे, एक फैक्टर को कांस्टेंट कर लो, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है ना, एक फैक्टर को कांस्टेंट कर लो, ये कर लिया, राइट। दूसरे फैक्टर को डबल करो, यहाँ से ये कर दिया डबल, ये कौन सा पॉइंट आया, यहाँ से आइसोक्वेंट निकालो, तो पक्की बात है वो 20 से तो कम ही रहेगा ना प्रोडक्शन, क्योंकि जो आइसोक्वेंट नीचे होता है वो अभी पढ़ के आए हैं, उसकी प्रोडक्शन क्या होती है, कम। तो यहाँ पर आपने कर दिया सपोज 18, कुछ ही कर दो। एक फैक्टर को आपने डबल किया, राइट, आउटपुट डबल नहीं हुआ, कौन सा का लगा, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। यहाँ से अब दो बात समझ लीजिएगा, आपकी रियल लाइफ के फिनोमिना है
लॉन्ग पीरियड के लिए मैं लॉन्ग रन और शॉर्ट रन तो प्रोडक्शन फंक्शन है, वो चीज़ अलग है। जब ए फैक्टर वेरी करे तो शॉर्ट रन, दोनों फैक्टर वेरी करे तो लॉन्ग रन का प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ मैं टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ कि लॉन्ग पीरियड में दो चीज़ें हमेशा ही लगी रहेगी, यानी हमेशा ही लंबे टाइम तक क्या, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। क्लियर हो गई ये बात। यही बात आपकी सोलो मॉडल पे जा करके उसकी एजम्पशन बनेगी, क्योंकि कोई भी मॉडल बनाते हो तो उसमें एक्सटर्नलिटीज़ नहीं इंक्लूड करते हैं, तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और जब भी स्केल लगाओगे तो डिमिनिशिंग तो फैक्टर में आते ही स्टार्ट में अभी इस लेक्चर के प्रूव कर चुका हूँ, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर तो या डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न तो लग ही रहा है, राइट। तो अब अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर रियलिटी है, राइट। यहाँ पर रुकिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपका लेने वाला हूँ वो एक्सटर्नलिटीज़ पे, क्या क्या एक्सटर्नलिटीज़ होती है, पॉजिटिव नेगेटिव सारा वहाँ से क्वेश्चंस बनेगा। वो आज के इस लेक्चर से अभी क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है, डेफिनेटली क्वेश्चंस बन सकता है इसके फॉर्मूले पर, ये बात ध्यान करना है। और इसका फॉर्मूला हमेशा इसके ऊपर नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा, ये ध्यान करना है। और इसके साथ में फॉर्मूले पे बन सकता है कि इनडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड क्यों है, राइट, और इनडिफरेंस कर्व कन्वेक्स क्यों है, राइट, ये भी बन सकता है। आगे मैं आपसे इंटरेस्टिंग बात भी करूँगा, लेकिन आपको एक बात है कि मैं इंडिफरेंस बोल गया, आइसोक्वेंट डाउनवर्ड क्यों है, आइसोक्वेंट कन्वेक्स क्यों है, राइट। अब हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन एक इंसाइट और लीजिएगा कि आइसोक्वेंट जब बना तो यहाँ पर एक बात क्लियर हुई कि आइसोक्वेंट तभी बनता है जब ये पहली बात मैंने लिखी कि दोनों फैक्टर के अंदर वेरिएशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है दोनों फैक्टर के अंदर, तब क्या बना है, आइसोक्वेंट। क्लियर हो गई ना बात। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी किसने दी है, टेक्नोलॉजी ने, गिवन टेक्नोलॉजी ने। अगर कोई टेक्नोलॉजी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे देती है तो उतना ही टेक्नोलॉजी एडवांस है। तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे कि अगर ये जो नेक्स्ट लेक्चर में उस पर ले रहा हूँ एक्सटर्नलिटीज़ पर, उसके बाद में आपको क्वेश्चन लूँगा कि अगर कोई टेक्नोलॉजी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ कर रही है तो इतना ही फर्म के लिए तो अच्छा हो जाएगा। जैसे एक सपोज कीजिएगा कि एक फर्म है, उसके अंदर स्किल्ड लेबर है, वो छुट्टी पे चली गई या आना नहीं चाहती, और वो जो फर्म है वो फूड सर्व करती है, तो फर्म क्या करेगा, मैनेजर उसकी जगह रोबोट रख लेगा, रोबोट रखने करके कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, यानी लेबर की जगह मशीनरी यूज़ कर ली। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इसका मीनिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है फ्लेक्सिबिलिटी से, जितनी जितनी फैक्टर में फ्लेक्सिबिलिटीज आ रही है। इसी बात को आप फोकस करेंगे कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो फैक्टर के अंदर परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन अलाउ कर सकती है, और अगर वो होगा तो इनडिफरेंस कर्व का शेप क्या होगा, अगर वो नहीं होगा तो इनडिफरेंस कर्व का शेप क्या हो जाएगा। तो लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, और हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन का जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो भी हम पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि किस किस तरह से इकोनॉमिक्स वर्क करता है। सो ये आपने वीडियो प्रॉपर देखा, थैंक यू सो मच। इसके एमसीक्यू कीजिएगा और इसके नोट्स जो है वो नीचे प्रोवाइड करवा दिया, वो रीड कर लीजिएगा, राइट। अब हम अगर आप 1 मिनट अगर आप चाहें तो हम उस क्वेश्चन पे जा सकते हैं। जस्ट एक मोमेंट, ये क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल यानी दोनों बढ़े, टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन इज अनचेंज्ड, यस, ऑल यूनिट ऑफ फैक्टर आर होमोजीनियस, यस, ये बात मैं आपको बोल चुका हूँ बार बार, होमोजीनियस है। डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर क्यों लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए लग रहा है कि सामने जो फिक्स फैक्टर है वो फिक्स है, इसलिए उस पर ओवर क्राउड हो रहा है, लेकिन 1 लेबर 2 लेबर 3 लेबर वो एक जैसी है, तो फैक्टर दोनों ही एक जैसे हैं। तो इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों लग रहा है, फैक्टर दोनों ही एक जैसे बढ़ रहे हैं, तो एक्सटर्नलिटीज़ की वजह से। डिमिनिशिंग क्यों लग रहा है, एक्सटर्नलिटीज़ की वजह से। तो कांस्टेंट जो रियलिटी है, तो ऑल यूनिट ऑफ द फैक्टर आर होमोजीनियस, ये भी करेक्ट। रिटर्न आर मेजर्ड इन फिजिकल टर्म, यस, ये कोई यूटिलिटी तो है नहीं, ये तो प्रोडक्शन फंक्शन है, तो फिजिकल नंबर में कितना प्रोडक्शन वो मेजर कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबो। आई होप अब यही एजम्पशन आप देखोगे हम सोलो मॉडल में चलेगी, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, ये होमोजीनियस फैक्टर्स, तो आपके कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, नो एक्सटर्नलिटीज़, ये वो कैसे चलेगी, आपका प्रोडक्शन फंक्शन का बेस बन गया, राइट।